Hello, my lovely students. Welcome to Chance Tech. I am Ashish, your science teacher, and we are going to study about the first part of your fourth science chapter, which name is reproduction in animals. Student, आप सभी के सामने हम आपके साइंस बुक के फोर्थ चैप्टर को लेके आए हैं और आज हम सभी लोग, आप और हम दोनों लोग मिलके इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार पूर्वक हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसके हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को, हर एक एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में, इस क्लास में तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर जो है आपको आगे बहुत ज्यादा मिलेगा। अभी आप इसको क्लास 4th में पढ़ रहे हो, फिर आपको क्लास 8 में मिलेगा, फिर आपको क्लास 10th में मिलेगा, उसके आगे भी आपको 12th में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इसके कुछ टॉपिक्स को लिमिटेड करके, कुछ कंसेप्ट को लिमिटेड करके, कुछ एक्सप्लेनेशन को लिमिटेड करके आपको इस चैप्टर में, इस क्लास में आपको दिए गए हैं। वैसे ये जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये आपको आगे क्लासेस में और ज्यादा एक्सप्लेन फॉर्म में मिलेगा। तो आपको जितना जानना है वो कंप्लीट आपको इस क्लास में बताया जाएगा। और ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल जो चैप्टर है, इसको हम लोग अब जा रहे हैं स्टार्ट करने। देखिए, ये चैप्टर आपके बुक के अनुसार छोटा है, तो एक ही पार्ट में हम लोग आज इसके एक ही शॉर्ट में क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग आज इसके एक ही चैप्टर में कंप्लीट करें, एक ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे। रह गया इसके क्वेश्चन आंसर, या इसके वर्ड मीनिंग्स, या इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, या इससे रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा चैप्टर का जो नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इससे हम लोग क्या समझते हैं। तो जो वर्ड है आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये जो वर्ड है आपका रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला आपका या तो प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है, प्लांट्स, या आपका ट्री आ जाएगा। दूसरे में ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। तीसरे में आपके मान लीजिए कि बर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। चौथे में आपके एनिमल्स आ जाएंगे, फिर रेप्टाइल्स आ जाएंगे, एम्फीबियंस आ जाएंगे। इनका जो लिस्ट है वो खत्म नहीं होगा। फिर आपके एक्वेटिक एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स आ जाएंगे। तो ये जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम यहाँ पे नाम लिखे हैं, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने जैसे एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो छोटे होंगे, बच्चे होंगे, बेबी होंगे, या आपके एग के फॉर्म में होंगे, या तो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, या एग को लेकर हैं, अंडा देते हैं, उस अंडे में से बेबी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपने जैसे क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, एक अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। जिस प्रोसेस के चलते आज तक हमारे इस अर्थ पे इस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो अस्तित्व है वो बना हुआ है। जैसे आज से 1000 साल पहले भी इंसान थे, आज भी इंसान हैं, और आगे भी इंसान रहेंगे। वैसे आप आज से 1000 साल पहले भी कीड़े मकोड़े थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हजारों साल पहले भी पेड़ पौधे थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये जो आपका अस्तित्व को कंटिन्यू कर रहा है, ये जो एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू कर रहा है, ये जो आपके स्पेसीज को कंटिन्यू हमारे अर्थ पे क्या कर रहा है, रख रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हमारे अर्थ के ऊपर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हो, और प्रोड्यूस कर करके और आज तक इस अर्थ पे अपने अस्तित्व को, अपने स्पेसीज को क्या करते हैं, कंटिन्यू करके रखे हैं और आगे भी रखेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड का मतलब होता है हमारा रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग में ही होता है। ये जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम नाम लिखे हैं, इन सब में, और अगर कुछ छूट भी गया होगा, जैसे इसमें माइक्रोब्स छूट गए हैं, ये कुछ छूट भी गया होगा, उनके अंदर भी आपका ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर के नेम का मतलब रिप्रोडक्शन का ये होता है। आइए हम ये देख लेते हैं कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं, यानी थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू लेंगे कि किस किस टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले कि एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, सबसे पहले हम उस तरह के एनिमल्स का बात करेंगे जो बेबी को बर्न करते हो, ठीक है, बेबी को बर्न करते हो, ये अंडा ले नहीं करते हो, ये ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबी, ठीक है, तो ये बेबी को क्या करते हो, बॉर्न करते हो। दूसरा हम बात करें एनिमल्स दैट ले एग्स, वैसे एनिमल्स जो एग ले करते हो, ठीक है। और तीसरा हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, कि एग का स्ट्रक्चर जो है, अंडा का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है। फिर हम लोग बात करेंगे अपने कुछ खास प्रकार के ऑर्गेनिज्म जैसे रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, इनके अंदर आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चूंकि हमको स्टार्ट करना है इस टॉपिक से कि ऐसे एनिमल्स जो बच्चे को जन्म देते हो, तो देखिए जो रिप्रोडक्शन है बाबू, जो रिप्रोडक्शन है आपका, ये रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, ये रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। पहला होता है आपका एग लेकर के, बाय लेइंग एग, बाय लेइंग एग, जिसमें आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स आते हैं, जो आपका अंडे को क्या करेंगे, अपने बॉडी से प्रोड्यूस करेंगे और उस एग के अंदर से क्या होगा, आपके बेबीज का फॉर्मेशन होगा। तो पहला हो गया एग ले करके, और दूसरा होता है बाय गिविंग बर्थ, बाय गिविंग बर्थ, जन्म देके, बाय गिविंग बर्थ टू अ बेबी, एक बेबी को क्या करके जन्म देते डायरेक्ट, जैसे हमारे घर में जो हमारी माताएं, बहनें, हमारी दीदी, मौसी जो भी हैं, उनके हमारे घर में जो रिप्रोडक्शन होता है वो डायरेक्ट बेबीज को जन्म देके होता है, ठीक है। और भी एनिमल्स हैं तो वो भी बेबीज को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, जैसे आपका कुत्ते की प्रजाति में आपका गाय हो, कुत्ते की प्रजाति में आपकी जो फीमेल डॉग है, फिर आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्ट बेबीज को जन्म देते हैं, ठीक है। तो बाय गिविंग बर्थ, अब ये जो आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, पहला आपका बाय लेइंग एग और दूसरा आपका बाय गिविंग बर्थ। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके अंडे को लेकर के, एग लेकर के अपने रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस, ओविपेरस, ओविपेरस एनिमल्स या ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स, जो एग लेकर के अपने रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। और दूसरा होता है जो आपका बाय गिविंग बर्थ टू ए बेबी, डायरेक्ट बेबी को जन्म देके, ऑफस्प्रिंग को जन्म देके अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हो, उनको हम लोग बोलते हैं विविपोरस। क्या बोलेंगे, विविपेरस, विविपेरस के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो आइए इंट्रोडक्शन में आपको यही सब बताया गया था, जो कि आपको हम बता दिए, ठीक है, कि आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी क्या करते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, और वो फिर आपके बड़े होते हैं, उनका उम्र बढ़ता है और लास्ट में वो मरते हैं। अब इन पूरे जीवन काल में रिप्रोडक्शन आपका एक ऐसा एबिलिटी होता है, जिस एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं और अपने स्पेसीज को, अपने एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं, इस अर्थ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये आपके दो तरीके से होता है। पहला हो गया बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस और दूसरा हो गया बाय लेइंग एग। जो आपके बर्थ को, बाय यंग वंस को जो आपके बर्थ करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं। और जो अंडा देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने वैसे एनिमल्स के बारे में जो डायरेक्ट बच्चे को क्या करते हो, जन्म देते हो। जैसे मान लीजिए गाय, गाय का बछड़ा, ठीक है, गाय ने क्या किया, बछड़े को जन्म दिया, दूध भी पिला रही है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। तो एनिमल्स वैसे जो आपके डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उनको हम खास प्रकार के एनिमल्स, मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैमल्स ऐसे आपके एनिमल्स जो होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद उस बच्चे के पालन पोषण के लिए उसको अपना दूध पिलाते हैं, अपने चेस्ट का जो दूध होता है वो लोग क्या करते हैं, पिलाते हैं। अब देखिए, ये जो आपके मैमल्स होते हैं, इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है कि इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन्स का सेट जो एक खास प्रकार के काम यानी रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो हमारे एनिमल्स का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब देखिए, बात करें अगर हम अपने फीमेल ऑर्गेनिजम्स का, जिनके पेट के अंदर, जिनके गर्भ के अंदर, जिनके यूटेरस के अंदर बच्चे को क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं आपके तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, वो जन्म लेने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो जो बेबीज होते हैं वो अपने मदर के यानी माता जी के
यूटेरस के अंदर, और यूटेरस के अंदर जो बेबी तैयार होता है तो उसी को हम लोग गर्भाशय कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में वोम के नाम से देते हैं। तो हमारे माता जी के यूटेरस के अंदर जो बेबीज है वो डेवलप होते हैं, और उसी स्पेशल स्ट्रक्चर को, जिस स्पेशल स्ट्रक्चर में वो बेबी डेवलप होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो आपके डेवलप होने वाले बेबी होते हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम या बहुत कम टाइम नहीं लगाते हैं, वो एक प्रॉपर टाइम होता है, जिससे जैसे मान लीजिए कि जब हमारे फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, एक साथ मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद लगभग 9 मंथ का समय होता है, जिस 9th मंथ के समय में हमारे मदर की यूटेरस के अंदर, हमारे मदर के उम्र के अंदर, गर्भ के अंदर ये बेबी का क्या होता है, डेवलपिंग होता है, और आफ्टर 9 मंथ ये बेबी क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। तो एक प्रॉपर टाइम है आपका 9 मंथ का, जिस 9 मंथ के समय में हमारा बेबी जो है ये मदर के उम्र के अंदर क्या होता है, आपका प्रिपेयर होता है। अब ये न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो आपका अपने पेरेंट्स के जैसा ही आपका क्या होता है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट, कुछ ऑर्गन जो है वो उनके पेरेंट्स के जैसा क्या होता है, रिसिम्बल होता है, प्रतीत होता है, अपने पेरेंट्स जैसा क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काउस, ये मेंबर्स होते हैं, ह्यूमंस जो मदर हैं, ठीक है, मंकीज, डॉग्स, ये सब क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर्स। सबसे पहले, मेंबर्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बॉडी टेम्परेचर ऑफ दिस एनिमल्स डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। जो मेंबर्स होते हैं उनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, वार्म होता है, उनका ब्लड जो होता है कैसा होता है, खून जो होता है वो गर्म होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब जो मैमल्स का बॉडी होता है, उस बॉडी का जो टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये हमारे आसपास के सराउंडिंग के बदलते टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करता है। ठीक है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये हमारे आसपास के सराउंडिंग के बदलते टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करता। ये हमारे मैमल्स का फर्स्ट फीचर, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हमारे बाहर के टेम्परेचर से वेरीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस लाइन को याद रखिएगा कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो हमारे बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर से वेरीज नहीं करता है, जिसके कारण इंटरनल टेम्परेचर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, हमारा बॉडी जो होता है यानी मैमल्स का जो बॉडी जो होता है, उन बॉडी के ऊपर आपके हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं या फर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को वार्मथ मिलता है, वार्म गर्मी मिलती है। फीमेल पॉजेस मेमोरी ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस मिल्क। जो फीमेल होती हैं वो फीमेल क्या अपने अंदर एक खास प्रकार के ग्लैंड को पॉजेस करती हैं, जिसको हम लोग मेमोरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो मदर के अंदर या फीमेल के अंदर मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, और वही मिल्क से हमारे बेबीज, यंग वंस का क्या होता है, पालन पोषण होता है, और बच्चे जो हैं वो जन्मजात शिशु जो होते हैं वो जन्म के बाद माता के दूध से क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, बाद में चल के भले वो आपकी गाय का दूध, भैंस का दूध या जो आपके आर्टिफिशियल मिल्क होते हैं या खाना होता है या कुछ भी, बाद में चल के वो लोग ग्रहण करते हैं। पहले वो जन्म के बाद वो लोग माता के दूध पे ही जीते हैं, माता का दूध से वो क्या होते हैं, डेवलप करते हैं। The babies are weak and helpless when they are born. The mother looks after her children and protects them from harm until they are able to care for themselves and live independently. ठीक है, आप देखे होंगे बहुत ज्यादा ही हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे घर के औरतों को बहुत ज्यादा ही बच्चों से लगाव होता है। खास प्रकार की जो हमारे प्रॉपर हमारे बेबीज की मदर होती हैं, उनका तो जान होते हैं बच्चे, उनके बच्चे जो है जान होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए तो और ज्यादा वो लोग केयर करते हैं जब तक बच्चे लाचार हैं। मतलब मान लीजिए जो अभी जन्मा हुआ बच्चा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 साल तक का बच्चे, 5 साल तक के बच्चे लगभग अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं। उनको हर एक काम में किसी ना किसी का मदद चाहिए, माता जी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो बच्चे जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं, जब तक अच्छे तरीके से अपना वो ध्यान नहीं रख सकते हैं, तब तक ये ध्यान जो है ये माता जी लोग, मदर जो है वो उसका ध्यान रखती हैं। दूध पिलाने से लेके, खाना खिलाने से लेके हर एक तरह का जो केयर है वो माता अपने बच्चों के लिए करती हैं। तब तक करती हैं जब तक वो बच्चा जो है वो खुद से अपना केयर ना करने लगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स के बारे में जो अंडा देते हो, यानी जो एग ले करते हो, जिसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, आप सभी को बताएं, ओविपेरस की कैटेगरी में रखेंगे। किसमें रखेंगे, ओविपेरस की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए
ऐसे एनिमल्स जो अंडे दे के अपने रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हो, उनमें कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे? बर्ड्स हो गए, फिश हो गए, रेप्टाइल्स ये हो गए, ठीक है, या कुछ इंसेक्ट्स भी हैं। ये क्या करते हैं? अंडा दे के अपने रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। अब ये जब अंडा देते हैं तो उस अंडे के अंदर आपका एक छोटा सा बच्चा पल रहा होता है। जब वो बच्चा इनकम्प्लीट होता है, जब अंडे के अंदर वो ग्रो कर रहा होता है, ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। यही एम्ब्रियो जब पूरी तरीके से कंप्लीट होकर आपका बेबी का फॉर्मेशन कर लेता है, तो बेबी का साइज बड़ा होता है और वो अंडे को तोड़ के क्या होते हैं? बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस अंडे के अंदर अभी एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो जब आपका पूरी तरीके से तैयार होकर मैच्योर होकर एक बेबी का फॉर्मेशन करेगा, तो इस अंडे को हैच करके तोड़ के वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन जब तक वो बेबी उस अंडे को तोड़ के बाहर नहीं निकल रहा है, तब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस माता की होती है, उस पिता की होती है कि वो उस अंडे को क्या करे? अच्छे तरीके से केयर करे। केयर दो तरीके से करे। अंडा जब तक टूटता नहीं है तब तक अंडे को गर्माहट चाहिए होती है, तो बारी बारी से ये फीमेल बर्ड या आपका मेल बर्ड, यानी जो माता होती है, जो माता होती है, जो पिता होते हैं, वो बारी बारी से उस अंडे के ऊपर अपने बॉडी को रखते हैं, बैठते हैं, ताकि उनके बॉडी के ह्यूज बॉडी के हेयर्स के कारण, फर के कारण वो अंडा जो है वो गर्म रह सके और उस अंडे के अंदर जो जीवन पल रहा है वो अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और दूसरा तरीका केयर करने का ये है कि उनको शिकारी से, उनको प्रेडेटर से, उनको प्रे से या उनको किसी प्रकार के एक्सटर्नल हार्म से बचाते हैं। और ये जो अंडा देते हैं ये अपने घोंसले में देते हैं। घोंसले में इसलिए देते हैं कि वहां पे एक जो आपकी माता होगी वो अगर अंडे के ऊपर बैठ के अंडे को वार्म करेगी, तो पिता जो होंगे वो हमारे घोंसले के बाहर अपने घोंसले के बाहर क्या करेंगे? किसी एक्सटर्नल हार्म से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जब पिता उस अंडे के ऊपर बैठ के उस अंडे को गर्म रखेंगे, तो जो माता होगी वो घोंसले के बाहर बैठ के और वो हमारे एक्सटर्नल हार्म से उस अंडे को, उस एग को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। तो इस तरीके से जब तक वो उस एग के अंदर से बेबी बाहर नहीं निकल जाते हैं, बेबी आपके बाहर मैच्योर करके बाहर नहीं निकल जाते हैं, तब तक उस अंडे को केयर की आवश्यकता होती है। और ये फीमेल या ये आपके मेल जो होते हैं उसको क्या करते हैं? केयर करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एग का, कि एक एग जो है उस एग का स्ट्रक्चर। एग तो आप सभी लोग खाए होंगे, ठीक है। आप लोग यही नहीं, एग से बने हुए बहुत कुछ खाए होंगे। एग खाए होंगे, ऑमलेट खाए होंगे, आप लोग एग रोल खाए होंगे, एग करी खाए होंगे, बहुत कुछ आप लोग खाए होंगे, ठीक है। तो एग से बने आप लोग एग के अंदर का जो ढांचा होता है बिल्कुल आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि एग जो है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एग का एक स्ट्रक्चर दिया है। इस एग के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको हम बताएं तो ये रहा आपका सेल। एग का जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, एग का जो आपका आउटर और हार्ड पार्ट होता है, ठीक है, जिस हार्ड पार्ट के अंदर हमारा एग जो है वो अंदर कंटेन रहता है, उसको हम लोग एग सेल या नॉर्मली सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इस एग सेल के अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं। एक होता है आपका आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर आपका होता है पीला कलर का पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यल्क बोलते हैं। इस पीले कलर के पार्ट के साथ जो लिक्विड आपका व्हाइट कलर का पार्ट होता है, इसको एल्ब्यूमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमन बोलेंगे, एल्ब्यूमन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो आपका पीला कलर का पार्ट होता है ये एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको हम लोग विटेलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटेलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये विटेलिन मेम्ब्रेन से आपका एक फ्रैगमेंट्स टाइप का स्ट्रक्चर निकला होता है, जिसको हम लोग चैलेजा बोलते हैं, चैलेजा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? एग का स्ट्रक्चर होता है। अब ये एग के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कितना कंपोजिशन में होता है, इसके बारे में हमको जानना है। तो एग इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, द एग सेल, व्हाइट एंड द यल्क, ठीक है। मेनली आपके 3 ही पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक आपका एल्ब्यूमन हो गया, जिसको हम लोग व्हाइट पार्ट बोलेंगे। एक यल्क जो कि आपका ये येलो पार्ट हुआ, और दूसरा आपका हो गया सेल, जिसको हमारा आउटर पार्ट होता है। ये जो येलो पार्ट होता है ना, यही येलो पार्ट अंदर में पल रहे बच्चे को क्या देता है? न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है। आगे जानेंगे हम लोग। द सेल अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द एग्स वेट। The egg white makes of 60% of the weight of the egg. The egg yolk make up the 28% of the total weight of the egg. अगर अपने हम एग के वेट को 100% मान लें, तो उसमें से 10% वेट जो होता है वो किसका योगदान होता है? हमारे एग सेल का। 60% जो होता है उसमें से एग व्हाइट का कंट्रीब्यूट होता है, और 28% जो होता है उसमें यल्क का कंट्रीब्यूट होता है। किसका होता है? यल्क का कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है।
एग्स आर ओवल और राउंड इन शेप एंड कम इन वैरायटी ऑफ साइजेस। एग जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं। ओवल शेप हम इसको कहते हैं जो आगे और पीछे से क्या हो चपटा टाइप का, इसको ओवल शेप कहते हैं और इसको हम लोग राउंड शेप कहते हैं। ठीक है, तो एग जो होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं या राउंड शेप के होते हैं जो अलग अलग साइजेस में क्या होते हैं आपके वेरीज करते हैं। ए हार्ड आउटर सेल कवर्स द मेजॉरिटी ऑफ एग्स। हमारे एग का जो बाहरी जो सेल होता है वो हार्ड होता है और यही हमारे एग के सरफेस का हमारे एग के टोटल सरफेस का ज्यादा पार्ट यही कवर करके रखता है। This safeguards the developing embryo inside। ठीक है, अब ये जो आपको पहले ही बताया था कि ये जो हमारे एग सेल होता है, एग सेल हार्ड होता है और हार्ड होने के कारण अंदर में जो हमारे एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, जो बेबी डेवलप हो रहा है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। A white thick liquid with a yellow part in the middle is contained within the cell. The albumin is the white part and the yolk is the yellow part. एक के अंदर देखो जो आपका एक व्हाइट मोटा सा आपका लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है व्हाइट कलर का, उसके साथ साथ आपका एक येलो कलर का पार्ट होता है। तो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो व्हाइट थिक लिक्विड होता है, जो मोटा सा व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्बुमिन का नाम देंगे, एल्ब्यूमिन का नाम देंगे। और जो पीला कलर का पार्ट होगा जो बीच में, उसको हम लोग यल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, यल का नाम देते हैं। ठीक है, अब दिक्कत है, एल्बुमिन इज द व्हाइट पार्ट एंड द यल्क इज द येलो पार्ट। The developing embryo gets nutrition from the yolk। अभी आपको ये चीज बताए हैं कि हमारे एग के अंदर जो आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, हमारे एग के अंदर, ठीक है, एग के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, न्यूट्रिएंट कहां से मिलता है, तो इसी एग के इस येलो पार्ट यानी यल्क में से उस एग को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए अब हम वन बाय वन कुछ खास प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है बर्ड्स की, बर्ड्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जितने भी बर्ड्स होते हैं वो अपने रिप्रोडक्शन को बाय लेइंग एग्स यानी ओविपेरस के कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक सेफ प्लेस पे जहां इनको सेफ फील होता है वहां पे सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं यानी घर बनाते हैं। फिर उस घर में क्या करते हैं लोग, अंडे को क्या करते हैं, अंडे को ले करते हैं यानी अंडा देते हैं। ठीक है, अंडा इसलिए देते हैं ताकि उसमें से क्या हो, उनके बच्चे जो हम लोग चूजा कहते हैं वो क्या हो सके, निकल सके। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो है उस अंडा के अंदर आपका डेवलप होता है। ठीक है, और ये जो आपके एडल्ट होते हैं उसको वन बाय वन क्या करते हैं, उसको गर्म रखने का काम करते हैं। ठीक है, अब गर्म रखने का तरीका होता है कि मदर क्या करती है, उस अंडे के ऊपर क्या करती है, आपका कुछ दिनों तक बैठे रहती है, जिससे चलते वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं। जब वो अंडा पूरी तरीके से मैच्योर कर गया, अंदर का जो एम्ब्रियो वो डेवलप हो गया, तब वो क्या होता है, टूटता है और टूटने के बाद उसमें से बच्चे जो है वो बाहर निकलते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये आपका एक एडल्ट जो है वो मदर बर्ड है। ठीक है, अब ये जो मदर बर्ड है, ये मदर बर्ड क्या की, अपने घोंसले में जाके अंडा दी। इस अंडे के अंदर आप देख रहे हो कि एम्ब्रियो जो है वो किस प्रकार से मैच्योर हो रहा है। ठीक है, अब जब एम्ब्रियो मैच्योर हो गया, अंडा जब एम्ब्रियो मैच्योर होकर बड़ा हो गया, तब ये अंडे को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके ये क्या करेगा, उस अंडे में से बाहर निकलेगा। फिर ये फ्रीली क्या करेगा, डेवलप होगा, और डेवलप होके क्या करेगा, फिर से ये मदर बर्ड में कन्वर्ट या फीमेल बर्ड में जो है वो मदर बर्ड या फादर बर्ड में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलता है हमारे बर्ड्स के रिप्रोडक्शन का। तो यहां से आपने ये सीखा कि जो बर्ड्स होते हैं वो बेसिकली ओविपेरस के कैटेगरी के होते हैं, विविपेरस के कैटेगरी के नहीं होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। बर्ड्स के बाद हम बात करेंगे इंसेक्ट्स का, फिर फिश का, फिर हम बात करेंगे रेप्टाइल्स का। ठीक है, तो फिश भी आपके ओविपेरस कैटेगरी के ही होते हैं। फिश जो होते हैं अपने अंडे को जो है वाटर में देते हैं, लेकिन फिश की एक खास बात होती है कि एक बार में हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स की संख्या में ये फिश जो होते हैं वो अंडे को जन्म देते हैं। अंडे को क्या करते हैं, अपने बॉडी से निकालते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही आपके अंडे जो होते हैं वो डेवलप कर पाते हैं, बाकी अंडा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब अलग अलग कारणों से डिस्ट्रॉय होता हो, चाहे एक्सटर्नल टेम्परेचर से डिस्ट्रॉय होता हो या किसी अदर एनिमल के द्वारा डिस्ट्रॉय होता हो, लेकिन बाकी जो एग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसमें से कुछ ही एग
जो है वो आपका क्या हो पाता है, डेवलप कर पाते हैं और उसमें छोटे छोटे बेबी में कन्वर्ट हो पाते हैं। उस छोटे बेबी को हम लोग बेबी फिश के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके सामने आ ही गया कि डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं। तो बहुत सारे उसमें से जो एग होते हैं वो बड़ी मछलियों के द्वारा जो है वो खा जाए जाते हैं। बड़ी मछलियों के द्वारा जो है वो उन मछलियों के अंडे को क्या किया जाते हैं, खा जाए जाते हैं। जो अंडा बचते हैं उसी अंडे में से क्या होते हैं, हमारे बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए कुदरत का करिश्मा है, भगवान किस प्रकार से इसको डिजाइन किए हैं कि अगर ये थोड़ा सा कम मात्रा में अंडा अगर फिश देती तो हमारे बड़ी मछली सारे अंडे को खा जाते और उसमें से एक भी बेबी फिश नहीं निकलते। लेकिन भगवान का ये है कि आपका ये देगी तो एक बार में हजारों हजारों की संख्या में अंडा देगी, कितना खाओगे, कुछ तो छोड़ोगे, जो छोड़ोगे वही क्या होगा, आपके बेबी फिश में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपका नियम होता है हमारे फिश के अंदर का। नेक्स्ट है रिप्टाइल्स। रिप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जानवर, ठीक है, जैसे सांप हो गए, ठीक है, ये सब। तो रिप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स हो गए, टर्टल्स हो गए, लिजार्ड्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये भी क्या करते हैं, अंडा देते हैं। कहाँ अंडा देंगे, ये ग्राउंड पे अंडा देते हैं। कहाँ देते हैं, अपना ग्राउंड पे। अब ये जो है इनका जो अंडा होता है ये इनकी तरफ से हिट नहीं किया जाता है, ये अपने अंडे पे बैठ के या ये हिट नहीं करते हैं, ये ग्राउंड पे अंडा दे देते हैं और अंडा जो होता है वो हमारे सन की हीट के द्वारा जो है वो गर्म होता है। अंडा जो है वो सन के हीट के द्वारा क्या किया जाता है, गर्म होता है। इनके अंडे का जो एक सेल होता है वो उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ये उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, हार्ड ना होने के कारण ये इजीली क्या कर पाएगा, ब्रेक कर पाएगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो अपने अंडे का ख्याल जो है वो खुद से नहीं रख पाते। जैसे अभी इन्हीं को देखो, ये अपना अंडा खुद से तो वार्म करते नहीं है, ये सन के लाइट पे डिपेंड रहते हैं कि सन का लाइट हमारे अंडे को क्या करेगा, वार्म करेगा। ठीक है, और इनका एक सेल कमजोर होता है जिसके चलते वार्म जब अच्छे तरीके से वो गर्म हो जाता है तो एक सेल टूटेगा और टूटने के बाद उसमें से जो बच्चे आपका पल रहे होंगे वो बच्चे जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये आपका स्नेक का एग है। स्नेक का एग है, ये एक जगह पे कितना सारा जो स्नेक है वो एग दे दिया, अंडा दे दिया है। अब ये अंडा सन के हीट से क्या हो रहा है, आपका गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद ये अंडा टूटा, इसमें से देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्नेक के वो क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इस तरीके से हमारे स्नेक में या ये फिश का एग है जो आपको बताए थे ऊपर की हजारों की संख्या में एक बार ये अंडा निकलते हैं। इसमें से बहुत सारे अंडे जो हैं वो बड़ी मछलियों के द्वारा खा जाते हैं। कुछ जो अंडे बचते हैं वही क्या होते हैं, बेबी फिश में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी फिश की और रेप्टाइल्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में। ठीक है, कि इंसेक्ट्स कैसे अपने अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऑल द इंसेक्ट्स डेवलप फ्रॉम एग, जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो सब आपके एग से ही डेवलप होते हैं और देते भी एग ही हैं। तो एग देंगे तभी उसमें से बेबी निकलेंगे और वो बेबी क्या होंगे, आपके इंसेक्ट में कन्वर्ट होंगे। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर एंड कॉकरोच पास थ्रू 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। In these insects, the baby which comes out of an egg differs very little from the adult insect. कुछ ऐसे आपके इंसेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ग्रासहोपर हो गया, आप देखे होंगे, कॉकरोच हो गया। ठीक है, आपके ये सब जो है अपने रिप्रोडक्शन का जो साइकिल होता है, यानी जो आपका लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल का मतलब कि बच्चे से जवान, ठीक है, और वो जवान फिर अंडा दे तो फिर कोई बच्चे से जवान, तो ये इसी को हम लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉकरोच का, ग्रासहोपर का, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो लाइफ साइकिल टोटल 3 स्टेज में होता है। 3 स्टेज में इनका लाइफ साइकिल होता है। अब इस लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो अंडे से बाहर आते हैं और वो बच्चे बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। किससे अलग दिखते हैं, तो अपने एडल्ट से। जो एडल्ट, उस इंसेक्ट का जो एडल्ट फेस है, जो मदर का फेस है या जो फादर का फेस है, उस मदर फादर के फेस से जो अभी अभी बच्चे हमारे अंडे से बाहर आए हैं उनका फेस जो होता है काफी अलग होता है, उनका लुक जो होता है वो काफी अलग होता है। और ये सिर्फ इंसेक्ट में ही नहीं होता है, ये फ्रॉग्स में भी होता है। ठीक है, ये फ्रॉग्स का भी यही हाल है, तुम आपको बताएंगे आगे हम। अब ये बच्चे जो अभी अभी अंडे से बाहर निकले हैं और इनका लुक जो है वो काफी अपने एडल्ट से क्या होता है, डिफर होता है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, निम्फ के नाम से जानते हैं, NYMPH, निम्फ के नाम से जानते हैं। The nymph sheds its skin. This process by which insects shed their skin is called molting. अब ये निम्फ जो होते हैं, निम्फ ये क्या करते हैं, अपने स्किन को, जैसे कि आपको हम बता दें, एक इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म आपका एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिससे सिल्क नाम के फाइबर को प्रोड्यूस कराया जाता है या ऑब्टेन कराया जाता है। तो सिल्क वॉर्म के एग में से जब सिल्क वॉर्म आपका निकलते हैं तो ये सिल्क वॉर्म 1 महीने के अंदर अपने स्किन को 4 बार गिराते हैं, झाड़ते हैं, शेड करते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि जो अभी अभी अंडे से निकले हुए बच्चे हैं, जिसको हम लोग निम्फ बोलेंगे, ये निम्फ क्या करते हैं कि अपने स्किन को शेड करते हैं।
ठीक है। अब ये जो शेडिंग है स्किन का, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग का नाम देते हैं। मोल्टिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसेक्ट के बच्चे जो अंडे से निकले होते हैं वो अपने स्किन को क्या करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार क्या करते हैं, शेड करते हैं, गिराते हैं, ठीक है। अब मोल्टिंग के बाद, ठीक है, आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स ए नीफ बिकम्स, अब मोल्टिंग करने के बाद बताया आपको सिलिकॉन चार बार मोल्टिंग करता है, ठीक है। तो मोल्टिंग के प्रोसेस को करने के बाद एक बच्चा जो होता है, एक नीफ जो होता है, वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। जैसे देखिए ये क्या है, ग्रासहोपर, ये ग्रासहोपर एडल्ट ग्रासहोपर है, ठीक है। अब ये एडल्ट ग्रासहोपर क्या किया, अंडा दिया, ये हो गया अंडा। अब ये अंडे से क्या बना आपका, अंडे से क्या बना, नीफ बना। अब ये नीफ क्या करेंगे, बार बार अपने स्किन को शेड करेंगे, मोल्टिंग का प्रोसेस करेंगे, और मोल्टिंग का प्रोसेस करते हुए किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो हमारे इंसेक्ट के अंदर चलता रहता है। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे बटरफ्लाई के अंदर, ठीक है। तो कुछ बटरफ्लाई के अंदर भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आवर इंसेक्ट लाइक अदर इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, मॉस्किटो and housefly pass through 4 stages in their life cycle: eggs, larva, pupa and adult. The young ones which hatch out of egg look quite different from the adult insect. It is called larva and is worm-like. The larva of the housefly is called a maggot, while that of butterfly is called a caterpillar. The larva feeds and grows rapidly. After some time it stops feeding and covers itself into a cocoon. This stage is called pupa. Finally the pupa bursts out of its cocoon and adult insect comes. देखिए कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, ये अपने लाइफ साइकिल में टोटल 4 स्टेज से पास करते हैं। कितने स्टेज से पास करते हैं, ये अपने लाइफ साइकिल में टोटल 4 स्टेज से पास करते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है एग का, एग के बाद जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है आपका लार्वा का, ठीक है, और तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है प्यूपा का, और चौथा जो होता है एडल्ट का। अब देखिए जब इन इंसेक्ट्स के यानी मॉस्किटोज के, हाउस फ्लाइज के या बटरफ्लाइज के बच्चे एग से बाहर निकलते हैं तो वो अपने एडल्ट से क्या होते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। वो क्या होते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। अब वही स्टेज जो होता है उसको हम लोग लार्वा कहते हैं। जब अंडा से अभी बाहर निकल रहे हैं तो उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। अब ये लार्वा जो होता है वो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो आपका हाउस फ्लाई का लार्वा होता है, हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है यानी अभी अंडे से निकला हुआ जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसको हम लोग मैगगॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं पे जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसको हम लोग कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, दोनों लार्वा ही है, दोनों अभी अंडा से निकला है, लेकिन जो हाउस फ्लाई का होगा उसको हम लोग मैगगॉट के नाम से जानेंगे और जो बटरफ्लाई का होगा उसको हम लोग कैटरपिलर के नाम से जानेंगे। तो देखिए ये हम लोग लाइफ साइकिल किसका पढ़ रहे हैं, बटरफ्लाई का। तो बटरफ्लाई का तो ये तो एग हो गया, और ये एग से निकला अभी क्या हुआ, लार्वा हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटरपिलर बोलेंगे, ठीक है। अब ये आपका लार्वा जो है ये क्या करेगा, कंटिन्यू अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट को लेगा, अपने अपना खाना खाएगा, अब जहां से भी खाए अपने न्यूट्रिएंट को लेगा, ठीक है। और न्यूट्रिएंट को लेने के बाद ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट लेना बंद करेगा, और बंद करने के बाद अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा, कक्कन में। ये कक्कन जो है बेसिकली जब आप सिल्कवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कक्कन आपका एक लेयर्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा, कक्कन में। अब जब ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा कक्कन में, तब इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। और लास्ट में ये प्यूपा क्या होते हैं, बस्ट करते हैं, फूटते हैं, आपके डिस्ट्रॉय होते हैं, और आपका जो कक्कन से ये क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, और डिस्ट्रॉय होंगे तो उसके बाद उसमें से क्या होगा, एडल्ट इंसेक्ट जो होगा वो बाहर निकलेगा, ठीक है। कक्कन के अंदर जो प्यूपा का फॉर्मेशन हुआ है या प्यूपा का जो स्टेज है, ये प्यूपा कक्कन के अंदर बस्ट करेगा, और बस्ट करने के बाद उसी में से क्या होगा, एडल्ट इंसेक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब है कि 4 स्टेज में सबसे पहला स्टेज था एग का, एग लेइंग का। एग लेइंग के बाद दूसरा था कैटरपिलर का। कैटरपिलर के बाद था आपका क्राइलाइसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ प्यूपा फॉर्मेशन। ये क्या आपका वो स्टेज है जिसमें आपका क्या होगा, प्यूपा का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, प्यूपा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यही प्यूपा क्या करेगा, बस्ट करेगा कक्कन के साथ, और बस्ट करके एक इसमें कन्वर्ट होगा, एडल्ट बटरफ्लाई में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा साइकिल था किसका, बटरफ्लाई का, हाउस फ्लाई का, या आपका कुछ खास प्रकार के इंसेक्ट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आकर जो आपका चैप्टर है वो क्या हुआ, खत्म हुआ।
अब खत्म होने के बाद आपको थोड़ा सा हम फ्रॉग के बारे में बता दें, मेढक के बारे में, कि मेढक के अंदर आपका रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो मेढक भी क्या करते हैं, एग ले करते हैं। एग ले करते हैं, उसमें से क्या होते हैं आपके लार्वा निकलते हैं। वो लार्वा जो है उनके अंदर क्या होता है आपका ये टेल होता है। वो लार्वा आपके कन्वर्ट होते हैं, फ्रॉग जो है एग ले किए, अब ये एग आपका किस में कन्वर्ट हुआ, लार्वा में। लार्वा कन्वर्ट हुआ आपके अर्ली टैडपोल में, अर्ली टैडपोल, ठीक है। ये होते हैं अर्ली टैडपोल। अर्ली टैडपोल का मतलब कि इनके अंदर क्या होगा, लेग डेवलप करेगा, इनके अंदर लेग डेवलप करेगा और इनके अंदर टेल होगा। अब यही टेल धीरे धीरे क्या होगा आपका, धीरे धीरे टेल छोटा होते जाएगा और एक समय आएगा जब इनका टेल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जो आपके टैडपोल होते हैं ना, जो फ्रॉग के टैडपोल होते हैं, इस पूंछ के कारण लगते हैं कि मछली है, फिश जैसा वो दिखाई पड़ते हैं, फिश जैसा, ठीक है, वो फिश जैसा दिखाई पड़ते हैं। अब इनके अंदर लेग डेवलप होगा और ये पूंछ जो है वो टेल जो है वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट करेगा। अर्ली टैडपोल जो है वो आपका कन्वर्ट होगा लेट टैडपोल में, और लेट टैडपोल जो है वो फाइनली जब पूरी तरीके से टेल इसके अंदर से गायब हो जाएगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट फ्रॉग में। एडल्ट फ्रॉग में जिनके अंदर जो लेग है वो आपका पूरी तरीके से आपका क्या हो गया है, डेवलप हो चुका है, और टेल जो है वो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। अब वो जमीन पे भी फुदकने या कूदने के या जंप करने के काबिल हो गए हैं, लेकिन जब उनके अंदर टेल था तब वो जमीन पे जंप नहीं कर सकते हैं, तब वो सिर्फ वाटर में क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। तो जब ये फ्रॉग में जो जन्म होता है, फ्रॉग जो क्या करते हैं, अंडा देते हैं, फिर ये लार्वा से अर्ली टैडपोल, लेट टैडपोल। तो ये सब जो आपका जर्नी है लार्वा से लेकर लेट टैडपोल तक का, ये वो जर्नी है जब इनके अंदर का टेल जो होता है वो आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है। जब इनके अंदर का टेल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो वो सिचुएशन होता है जब हमारा मेढक जो फ्रॉग है वो एडल्ट फ्रॉग में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये था ये कहानी आपके रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ना था, ठीक है। अब यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है तो वो तो आपको यहीं पे हम रखेंगे। अब रहा बात वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर या इसके नोट्स की, तो वो आपके इसी चैप्टर के स्टडी मटेरियल में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है बाबू। तो मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करो।